एवरीवन। ये वाटर की चैप्टर है ज्योग्राफी क्लास 7 जिसको मैं कंप्लीट कर रही हूँ एनसीईआरटी। ठीक है, ये पार्ट नंबर 2 है जहाँ यहाँ से मैं कंटिन्यू करूँगी। ओके, तो सुनामी जो है ये क्या करा, रेवेज्ड करा, यानी बहुत स्पीड में आकर बहुत सारा डिस्ट्रक्शन करा। इसकी स्पीड बहुत ज़्यादा हाई है। ठीक है, साउथ एंड साउथ ईस्ट एशियन कोस्ट दिसंबर 2004 में इसने हिट करा था। सबसे डेवास्टेटिंग सुनामी थी, लास्ट सेवरल 100 ईयर्स में ये दिखा था हमें। ठीक है, बहुत सारे डैमेज हुए थे लाइफ की, प्रॉपर्टी की, प्राइमरीली एज ए रिज़ल्ट ऑफ लैक ऑफ मॉनिटरिंग। ठीक है, यहाँ पे रिज़ल्ट ऐसा इसलिए आया क्योंकि यहाँ पे कोई मॉनिटरिंग का कोई इक्विपमेंट नहीं था जिससे हम अलर्ट हो सकते थे, और ये बिल्कुल अचानक से आ गया। अर्ली वार्निंग सिस्टम्स नॉलेज अमॉन्ग द कोस्ट ड्वेलर्स ऑफ इंडियन ओशन। ठीक है, इंडियन ओशन के इनके पास तब कोई भी वार्निंग सिस्टम्स नहीं थे। ठीक है, लैक था, नॉलेज भी नहीं थी वहाँ के कोस्ट ड्वेलर्स के पास। फर्स्ट इंडिकेशन जो थी सुनामी की, जब वो आती है वो काफ़ी रैपिड विड्रॉल हो जाती है वाटर की। ठीक है, अचानक से जब पानी विड्रॉल हो जाए ना, यानी बहुत अचानक से कोस्ट से लेकर पूरे वो घट जाए। ठीक है, पानी वापस चली जाती है कोस्टल रीजन की, तो इससे क्या होता है, डिस्ट्रक्टिव वेव आ जाती है, फॉलोड बाई अ डिस्ट्रक्टिव वेव। मतलब बहुत ही कोई डिस्ट्रक्टिव वेव जो होगी वो अचानक से आ जाएगी। और ये जब होती है कोस्ट में, इंस्टेड ऑफ पीपल गोइंग टू हाई ग्राउंड, ठीक है, अब लोगों को नॉलेज नहीं है, वो क्या करते हैं ग्राउंड में जाने, वो ऊपर के कोई ग्राउंड में चले जाने के अलावा वो क्या करते हैं, वो भीड़ बना लेते हैं। भाई कोस्ट में ऐसा मिरेकल यानी जादू कैसे हो गया कि पूरे कोस्ट की पानी वापस चली गई। एज ए कॉन्क्वेंस यहाँ पे पूरे लार्ज कैजुअलिटी होती है बहुत सारे क्यूरियस ऑन लुकर्स में। ठीक है, जब तक ये सोचते रहते हैं तब तक बहुत बड़ा सा क्या हो जाता है, डिस्ट्रक्टिव वेव्स आ जाती है जिसको हम जाइगेंटिक वेव्स बोलते हैं, सुनामी जो स्ट्रक हुई थी। तो लोग ऑ में मिरेकल, ठीक है, इंजॉय करते हैं ऐसे सीन्स को, बट इनफैक्ट वो क्या होती है, विड्रॉल जो हो जाती है उससे बहुत ही क्या होता है, एक डेंजर सुनामी जो बहुत ही हाई स्पीड में डिस्ट्रक्टिव वेव आती है अचानक से। ठीक है, तो आई होप आपका क्लियर हो गया होगा व्हाट इज़ वेव। ठीक है, वेव जो आई थी 2006 में दिसंबर 26 को, तो वो कितनी ही ज़्यादा डेवास्टेटिंग थी। आई होप यू कैन रिलेट दैट। मेक श्योर यू नो, ठीक है, मेक श्योर यू फाइंड आउट द वीडियोज़ इन यूट्यूब्स, तो आपको आइडिया मिल जाएगा कि आखिर उसकी कैसी कितनी डेवास्टेटिंग वेव्स होती है, कितनी तेज वेव्स होती है। देन यू कैन रियली इमेजिन। तो अब हम टाइड्स के टूवर्ड्स आ जाते हैं। टाइड्स इज समथिंग डिफरेंट। ठीक है, यहाँ पे रिदमिक राइज एंड फॉल होती है। ये थोड़ा समवॉट आपको सिमिलर लगेगा, बट इसकी जो रिदमिक राइज एंड फॉल जो होती है वो कम्प्लीटली डिपेंड करता है किससे, ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ, मान लो ये अर्थ है, ये मून है, ये सन है। ठीक है, तो सन में ग्रेविटेशनल फोर्स से ये पुल करता है, और यहाँ पर जो मून है इसका ग्रेविटेशनल फोर्स से ये पुल होता है। तो यहाँ पे ये टोटली ग्रेविटेशनल कितना फोर्स लग रहा है सन के थ्रू या मून के थ्रू, तो उसी को रिदमिक राइज होगा। जितना ज़्यादा फोर्स लगेगी उतनी ज़्यादा राइज होगी, जितनी पास, आई मीन जितना पास आएगा ना सन या मून अर्थ के पास, तो उतनी ज़्यादा क्या होगी, ग्रेविटेशनली पुल ज़्यादा होगी। जितना दूर होगा वो पुल कम होगी। तो रिदमिक क्या होता है, बार बार राइज होना फिर कम होना, जैसे म्यूज़िक बीट्स होती है ना, ऐसे 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 चलती रहती है। ठीक है, तो इसी को हम रिदमिक राइज बोलते हैं, बढ़ना घटना बढ़ना घटना। ठीक है, जब हार्ट की वो होती है ना, बीटिंग को भी रिकॉर्ड की जाती है, तो उसमें भी रिदमिक राइज एंड फॉल होती है। तो ओशन वाटर जो होती है वो ट्वाइस इन अ डे इज़ कॉल्ड ए टाइड। ठीक है, अब एक दिन में 2 बार जो रिदमिक राइज एंड फॉल होती है समुद्र के पानी में, तो हम उसको क्या बोलते हैं, टाइड बोलते हैं। आपको याद रखना है, एक दिन में 2 बार होती है। एक दिन में कब होती है, 2 बार होती है। मंथ में भी 2 बार हो सकती है। ठीक है, मंथ में, एक मंथ में 2 बार होती है। तो आपको याद रखना है, एक दिन में 2 बार होती है, उसको हम टाइड बोलते हैं। इट इज़ हाई टाइड वन वाटर कवर्स मच ऑफ द शोर बाई रेजिंग टू इट्स हाईएस्ट लेवल। अब हाई टाइड कब होती है, जब बहुत ज़्यादा हाई टाइड तब होगी जब पानी जो है वो कवर करेगा शोर बाय राइजिंग इट्स हायर लेवल। ठीक है, जितने भी हाईएस्ट लेवल वो राइज कर सकता है सबसे ऊपर, तो उस फेज़ को हम हाई टाइड बोलते हैं। ठीक है, एक मिनट, जो शोर को क्या करता है, शोर को कवर कर देता है सबसे हाईएस्ट लेवल में, तो हम इसको हाई टाइड बोलते हैं। मान लो ये सी कोस्ट है, ओके,
और ये लैंड इस तरह से आपको दिखा दिया। तो यहाँ पर मान लो ये ओशन है, ओके। तो ये ओशन जो है ये यहाँ तक आ रहा है, तो यहाँ तक ये हो गया हाई टाइड। अब मान लो यहाँ तक जो ये रीजन है, ठीक है, अब यहाँ पर भी ओशन यहाँ तक आ गया, तो इसको लो टाइड बोलेंगे। हम इग्नोर द बैकग्राउंड साउंड गाइस, अभी जस्ट मेरा बॉटल गिर गया। ओके, नाउ लेट्स मूव फर्दर। यहाँ पे इट इज़ अ लो टाइड व्हेन वाटर फॉल्स टू इट्स लोएस्ट लेवल। ठीक है, लो टाइड कब होता है? जब पानी जो है वो लोएस्ट लेवल में आ जाता है, ठीक है, वाटर फॉल एट द लोएस्ट लेवल और रिसीड हो जाता है फ्रॉम द शोर। तो आप कभी लो टाइड देखने को आपको तब मिलेगा ना जब वाटर जो होती है वो लोएस्ट लेवल में फॉल करती है, जैसे मैंने अभी इमेज में दिखाया। ये शोर से पीछे हो जाती है, रिसीड करती है, कम हो जाती है, ठीक है, पीछे जाना रिसीड होता है, तो उसको हम बोलते हैं लो टाइड। तो यहाँ पे आपको दो इमेज दिख रहा होगा, अपने दिमाग में आप इसको अच्छी तरह से पिक्चर कर लेना। कभी भी एग्ज़ाम में अगर स्प्रिंग टाइड आ गया या नीप टाइड आ गया तो आप इसको अच्छी तरह से एक्सप्लेन कर सकते हो। स्प्रिंग टाइड में बच्चे यही होता है कि जो ये सन है, सॉरी, सन में और मून और अर्थ, या फिर ऐसा प्लेस हो जाना, या फिर सन तो वैसे ही लोकेशन में रहेगा, अर्थ बीच में आ गई और मून साइड में चला गया। यहाँ पर मून बीच में है अर्थ के और सन के बीच में। और नीप टाइड में आप देखना, ठीक है, यहाँ पे आप अगर देखोगे ना, पहले मैं स्प्रिंग वे बता देती हूँ, बाद में हम पढ़ेंगे, ठीक है, यहाँ पे बाद में जाएंगे। तो फिर पहले आपको याद रखना है जो सन है इसकी, ये क्या करेगा, इसमें ग्रेविटेशनल पुल है, तो ये यहाँ से पुल करेगा मून में तो पानी होगी नहीं होगी ये पता नहीं है, ठीक है। तो मून जो है यहाँ पर है, तो अर्थ के जो भी जितने ओशन इस तरफ होंगे वो मून के टुवर्ड्स खींच ही चले आएंगे, ठीक है, उसकी ग्रेविटेशनल पुल होगी। फिर यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पे दोनों तरफ से होगी, ठीक है, यहाँ पे अर्थ जो है वो बीच में है, तो ये सन भी इसकी क्या करेगा, ग्रेविटेशनल पुल करेगा, और मून भी इसको अपने टुवर्ड्स पुल करेगा। तो ओशन जो है इस तरह से ऐसे हो जाएगा और ऐसे दो जो जगह से पुल होने लगेगा। तो स्प्रिंग टाइड बच्चे आपको याद रखना है, इस समय हाई टाइड आती है, ठीक है, बहुत ज़्यादा हाई, क्योंकि पुल कर रहा है। और नीप टाइड में ऐसा कुछ सिचुएशन होगा जिसमें सन यहाँ पर होगा, अर्थ इस तरफ है और मून जो है वो डायगोनली यानी कि एंगल बना रहा है 90 डिग्री का। तो यहाँ पर जो है मून जो है वो यहाँ से क्या करेगा, ग्रेविटेशनली पुल करेगा, ठीक है, ओशन को। तो इस टाइप का नीप टाइड होता है जिसमें काफ़ी आपको लो टाइड्स देखने को मिलते हैं। नाउ लेट्स मूव हियर, यहाँ पर हम देखते हैं, लेट्स मूव हियर। तो फिर यहाँ पर एक मिनट, ओके, ओशन करेंट्स, ठीक है। तो यहाँ पे आप स्ट्रॉन्ग ग्रेविटेशनल पुल जो होते हैं आप देखोगे कि सन जो है वो एग्जर्ट करता है, और मून भी किस पर, अर्थ की सरफेस पर, जैसे कि आप यहाँ पे इमेजेस में देख रहे हो, ठीक है, अर्थ की जो भी सरफेस है उसमें क्या है, ओशन है या फिर लैंड है। लैंड तो स्टिल होती है, ओशन जो है वो क्या है, वो एक ऐसी बॉडी है जो मूवमेंट करती रहती है। तो सन का जो ग्रेविटेशन है और जो मून का ग्रेविटेशन वो क्या करती, खींच रही है, किसकी, अर्थ की सरफेस में जो भी है उसको खींच रहे हैं, तो इससे क्या होती है, टाइड होती है। तो वाटर ऑफ द अर्थ क्लोजर टू द मून गेट्स पुल्ड अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ द मून्स ग्रेविटेशनल फोर्स एंड कॉजेज हाई टाइड, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो गया, अगर मान लो अर्थ मून के पास है, यहाँ पे देखो अर्थ जो है वो मून के पास है, तो मून का जो ग्रेविटेशनल फोर्स है, ठीक है, मून का इन्फ्लुएंस में आ गया अर्थ, तो जितने भी मून के ग्रेविटेशनल फोर्स है वो क्या करते हैं, वो वहाँ के अर्थ के जितने भी उसके सरफेस में है ना मटेरियल यानी ओशन, उसको अपने टुवर्ड्स खींचते हैं, पुल करते हैं, ठीक है। तो इससे क्या होता है, हाई टाइड होती है। तो ये फैक्टर डिटरमाइन करता है कि वाटर की रिदमिक डायरेक्शन, कब हाई टाइड होगा और कब लो टाइड होगी। तो ये जो होती है पुल, आप इसको याद रखना, ठीक है, ऐसे टाइड फॉर्म होता है और ये हाई टाइड बनाती है ड्यूरिंग अ फुल मून एंड न्यू मून डेज। तो ये सिर्फ मून डेज में, न्यू मून डेज और फुल मून डे में आपको ये यहाँ पे सन और मून जो है और अर्थ आर इन द सेम लाइन, देखो यहाँ पे सेम लाइन में दिख रहा है ना, ये एक ही लाइन में आ जाते हैं, एक ही लाइन में आ जाते हैं। तो ये फुल मून या फिर न्यू मून में आपको ऐसी सिचुएशन देखने को मिलती है जिसमें टाइड जो होती है सबसे हाईएस्ट होती है, इसी को हम स्प्रिंग टाइड्स बोलते हैं।
बट व्हेन द मून इज़ इन द फर्स्ट एंड द लास्ट क्वार्टर, लेकिन जब भी मून जो होता है अपना पहला में भी होता है, ठीक है, और लास्ट क्वार्टर में भी होगा, जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हो, द ओशन वाटर गेट्स ड्रॉन इन डायगोनली अपोजिट डायरेक्शंस, ठीक है। डायगोनली क्या होता है, यहाँ पे ओशन वाटर जो होती है वो अपोजिट डायरेक्शन में क्या करेगी, उसको ग्रेविटेशनल पुल करेगा, सन भी यहाँ से सन करेगा, और कहाँ से, मून भी करेगा ऊपर से, ठीक है। तो पुल ऑफ सन एंड मून रिजल्टिंग इन लो टाइड्स, तो यहाँ पे काउंटर हो जाता है, यहाँ पे ये भी इसको पुल कर रहा है, ये भी इसको पुल कर रहा है, तो ये क्या हो जाता है, काउंटर हो जाता है। तो इससे ज़्यादा हाई टाइड नहीं बनते हैं, स्लो, आप इसको बोल सकते हो नीप टाइड, ठीक है। मतलब ये काउंटर होके बैलेंस हो जाता है, तो दोनों तरफ से पुल जो होती है वो लो टाइप की होती है, अपोजिट डायरेक्शन में एक दूसरे को क्या कर रही है, डिएगनली एक दूसरे को पुल कर रही है। तो इससे ग्रेविटेशनल पुल जो सन की है, मून की है, इससे लो टाइड रिजल्ट होता है, ठीक है। दिस टाइड्स आर कॉल्ड नीप टाइड्स, इसी को हम बोलते हैं नीप टाइड्स। हाई टाइड्स जो होते हैं ये हेल्प करते हैं नेविगेशन में, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप इसको याद रखना। जब भी मान लो हमारे जो एंसेस्टर्स से जो ट्रेड करने के लिए ओशंस पे निकल आते थे, तो वो हमेशा मतलब प्रेडिक्ट करते थे कि कौन सा टाइड जो है सबसे हाई टाइड है और लो टाइड है, इस तरीके से वो नेविगेट करते थे। जैसे वाटर लेवल राइज हो गई तो यहाँ पे शोर्स आने वाले हैं, ठीक है, दे रेज द वाटर लेवल क्लोज टू द शोर्स, ठीक है। अगर वाटर लेवल राइज है इसका मतलब वो शोर के पास है, क्योंकि हमने पढ़ा कि शोर के पास क्या होता है, हाई टाइड होती है, और शोर के पास लो टाइड भी होती है, तो टाइड के थ्रू आप शोर्स को पता कर सकते हो कि आसपास है। तो इससे हेल्प होता है शिप्स को अराइव एट द हार्बर मोर ईजली, तो आप हार्बर बहुत आराम से पहुंच सकते हो। हाई टाइड हेल्प करती है फ़िशिंग करने के लिए, बहुत सारे फ़िश जो होते हैं वो आ जाते हैं शोर में ड्यूरिंग हाई टाइड। तो ये 2 पॉइंट आपको अच्छी तरह से याद रखनी है। हाई टाइड जो होती है वो नेविगेशन में बहुत हेल्प करता है और फ़िशिंग के लिए भी बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। ये इनेबल करता है फिशरमैन को, यहाँ पे बहुत सारी प्लेंटीफुल कैच होती है, बहुत फ़िशेस पकड़ाती हैं, क्योंकि सब आती है यहाँ पे हाई टाइड के टाइम शोर की तरफ। The rise and the fall of water due to the tide is being used to generate electricity in some places. तो ये 3 मेन इम्पॉर्टेंट हो गया। हाई टाइड को कभी कभी हम एज इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन के लिए भी यूज़ करते हैं। पहला यूज़, सेकेंड यूज़, 3 यूज़, तो आपको ये 3 यूज़ अच्छे तरह से याद रखनी है। 1 मिनट, ओके। तो आप इस तरीके से अच्छे तरह से सॉरी आप अच्छे तरीके से याद रखना इसको, ठीक है, भूलना मत कि जो हाई टाइड होती है वो जो होती है, ठीक है, हाई टाइड जो होती है वो हेल्प करती है फ़िशिंग में, ठीक है, ये 1 हो गया। दूसरी होती है नेविगेशन में भी बहुत हेल्पफुल होता है, और तीसरा जो होता है वो इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन में काम आती है। तो ये 3 यूज़ आपको अच्छी तरह से याद रखना है। ओशन करंट जो होती हैं वो स्ट्रीम्स ऑफ वाटर होती हैं जो कॉन्स्टेंटली ओशन के सरफेस में क्या होती है, फ़्लो करती है, ठीक है। ओशन करेंट्स आर स्ट्रीम्स, ये स्ट्रीम्स हैं किसके, वाटर की, जो कॉन्स्टेंटली बार बार क्या करिए ओशन फ्लोर में एक अपनी खुद की, मान लो ऐसे बह रही है तो अपनी खुद की डायरेक्शन में क्या करती है, वो बहते ही रहती है डेफिनाइट डायरेक्शंस में। ओशन करेंट्स ये तो वार्म हो सकती है या फिर कोल्ड, हम पढ़ेंगे कोल्ड करेंट्स, वार्म, हॉट करेंट्स, ठीक है। वार्म करेंट्स हल्की होती है तो ऊपर चले जाएगी, और कोल्ड करंट जो होती है वो क्या हो जाती है, ठंडी होती है तो वो नीचे ही रहती है। तो ओशन करंट जो होती है ये एक वाटर की स्ट्रीम्स हैं जो फ़्लो करती है कॉन्स्टेंटली ओशन सरफेसेस में, ठीक है। कहाँ पे फ़्लो करती है, ओशन सरफे में, इसलिए उसको ओशन करंट्स बोलते हैं, अपने खुद की डायरेक्शन में, ठीक है। मान लो यहाँ पर ऐसे बह रही है तो ये यहीं बहती रहती है, अपना इसका डेफिनाइट डायरेक्शन होता है, चेंज नहीं करती है। तो ओशन करंट्स या फिर वार्म हो सकती हैं या फिर कोल्ड हो सकती हैं। जनरली वार्म करंट जो होती है वो ऑरिजिनेट होगी इक्वेटर के साइड, आपको पता है कि इक्वेटर जो होता है ये गर्म होती है, इक्वेटर का साइड गर्म होता है, ऊपर नॉर्थ जो होता है वो ठंड होती है। तो आपको ओशन करेंट्स में जो वार्म करेंट्स है वो आपको पोल्स के आसपास मिलेगा, वार्म करेंट्स, यू नो दिस राइट। अगर नहीं पता है तो हम आगे की तरफ इसके बारे में बात करेंगे। तो इक्वेटर के सामने आप मूव करोगे टुवर्ड्स पोल्स तो आपको कोल्ड करेंट्स मिलेंगे।
ठीक है, जो कि कैरी वाटर फ्रॉम द पोलर और हायर लैटिट्यूड्स टू ट्रॉपिकल और लोअर लैटिट्यूड्स। ठीक है, तो ये ओशन करेंट का क्या होते रहता है, मिक्सचर होते रहता है। यहाँ पे हॉट वाटर चली जाता है कोल्ड में, कोल्ड होके फिर सबसाइड हो जाएगा, नीचे चला जाएगा, जो कि हम क्लाइमेट चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो ओशन करेंट इज़ कोल्ड करेंट। तो यहाँ पे आपको याद रखना है कि वाटर फ्रॉम पोलर और हायर लैटिट्यूड्स टू ट्रॉपिकल और लोअर लैटिट्यूड्स। यहाँ पे एक लेब्राडोर ओशन करंट है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। ये जो है ये कोल्ड करंट है, लेकिन गल्फ स्ट्रीम जो है वो क्या है, वार्म करंट है। तो बहुत सारे ओशन करंट्स होते हैं, वो मैं आपको एक सेपरेट वीडियो में बताऊंगी। बहुत डिफरेंट नाम्स होते हैं, जैसे लेब्राडोर ओशन करंट जो होती है वो कोल्ड होती है, और गल्फ स्ट्रीम जो होती है वो वार्म करंट होती है। अगर वो वार्म करंट है इसका मतलब ये इक्वेटर के आसपास है, लेब्राडोर है यानी कि इक्वेटर से दूर है। ठीक है, आप ऐसे इमेजिन कर सकते हो। द ओशन करंट इन्फ्लुएंसिंग द टेम्परेचर कंडीशंस ऑफ द एरिया। अब जिस तरीके से ओशन करंट जो है, ठीक है, जिस एरिया में है तो वो इन्फ्लुएंस करेगा उस एरिया का टेम्परेचर। अगर मान लो कोई आइलैंड है, यहाँ पे वार्म करेंट्स बहती है डेफिनेट डायरेक्शन में डेली, तो यहाँ की टेम्परेचर क्या होगी, वार्म होगी। अगर मान लो कोई पर्टिकुलर आइलैंड है, यहाँ पे कोल्ड करेंट्स बह रही है, तो इसका मतलब वहाँ का टेम्परेचर कोल्ड होगा। तो ये टेम्परेचर क्या करता है, डिटरमाइन करता है किसी एरिया का ओशन करेंट्स। ठीक है, तो ये एरिया जो है वार्म है, कोल्ड है, करेंट्स जो होती है वो प्रोवाइड करेगी बेस्ट फिशिंग ग्राउंड्स ऑफ दी वर्ल्ड। ठीक है, वर्ल्ड में सबसे बेस्ट फिशिंग ग्राउंड जो होती है, जहाँ पे मछली को पकड़ा जा सकता है, वो कौन सा होता है, वार्म एंड कोल्ड करेंट्स जब मिल जाते हैं तो ये बेस्ट फिशिंग ग्राउंड्स बन जाता है। जब ये दोनों कन्वर्ज हो जाते हैं, मिल जाते हैं, तो वो जगह जो होती है सबसे बेस्ट प्लेस होती है फिशिंग के लिए। ये भी दूसरी आपको ये पॉइंट याद रखना है। ठीक है, तो यहाँ पे ये वर्ल्ड मैप है। वर्ल्ड मैप में आप देख सकते हो जो रेड एरो है ये वार्म करेंट्स है। आपको ये यूजुअली कहाँ पे दिखेगा, तो इक्वेटर के पास दिखेगा, दिस इज़ इक्वेटर लाइन। ठीक है, और ये जो ब्लू लाइन है ये आपको इक्वेटर से बाहर दिखेगा। ठीक है, बाहर क्यों है, क्योंकि ये कोल्ड करेंट्स है। जितने इक्वेटर से दूर है यानी कि कोल्ड करेंट्स हैं, और जितने इक्वेटर के पास हैं वो सब हो गए वार्म करेंट्स। ठीक है, तो आप देख सकते हो इनका फ़्लो किस तरीके से ये फ़्लो कर रहे हैं करेंट्स। हर जगह तो ओशन ही है, तो ओशन में ये किस तरह से फ़्लो कर रहे हैं। और आप ये भी ध्यान रखना बच्चे कि जो जहाँ करेंट्स जो फ़्लो कर रहे हैं, जैसे मान लो ये ऑस्ट्रेलिया है, तो ऑस्ट्रेलिया में यहाँ पे क्या हो रहा है, वार्म करंट कोल्ड करेंट्स फ़्लो कर रहे हैं, फिर ऊपर जाने के बाद इक्वेटर के पास वार्म हो जा रहे हैं, तो अभी यहाँ पे टेम्परेचर क्या होगा, ठंडा होगा। फिर यहाँ से जो वार्म करेंट्स आ रहे हैं, मतलब यहाँ पे क्या होगा, वार्म टेम्परेचर होगी। तो इस तरह से यहाँ का एरिया का भी टेम्परेचर इन्फ्लुएंस हो जाता है। और जिस एरिया में वार्म करंट और कोल्ड करंट दोनों मिल जा रही है, तो उस एरिया में फ़िशिंग करना बहुत ज़्यादा क्या हो जाता है, कंड्यूसिव इन्वायरमेंट होती है, वहाँ पे फ़िशिंग बहुत अच्छी खासी होगी। जैसे कि आप यहाँ पे देखो कैनरीज करंट, फिर इसके ही आसपास क्या है, दूसरा एक वार्म करंट है, तो ये दोनों का। ठीक है, फिर यहाँ पर देखो अलास्का और कैलिफोर्निया के सामने हम्बोल्ट और ये वाला सामने, तो ये सब जब फ़िशिंग के लिए काफ़ी आइडियल हो जाता है। ठीक है, दोनों जब करंट आकर मिलते हैं, तो वर्ल्ड में आप देख सकते हो सीज़ अराउंड जापान एंड द ईस्टर्न कोस्ट ऑफ नॉर्थ अमेरिका आर सर एग्जाम्पल्स। तो ये जो फ़िशिंग के लिए आप देखोगे ना, जो आप सीज़ जापान की तरफ जाना या फिर नॉर्थ अमेरिका के ईस्ट कोस्ट में जाना, जैसे ये नॉर्थ अमेरिका है, ओके, तो यहाँ के जो ईस्ट कोस्ट हैं, ये वाले ईस्ट कोस्ट, या फिर जापान की तरफ चले जाओ, ये जापान है। ठीक है, जापान की तरफ चले जाओगे तो यहाँ पे ये वाला रीजन, तो ये सब जो होती है ना, ये पूरे पूरे रीजन, जापान के पूरे गोल रीजन में तो यहाँ पे आपको क्या दिखेगा, बहुत अच्छी एग्जांपल दिखेगी कि यहाँ पे फ़िशिंग जो है बहुत अच्छे से कैरी आउट की जाती है। ठीक है, यहाँ पे बहुत सारे फिशेस को पकड़ी जाती है, क्योंकि यहाँ पे कोल्ड और वार्म वाटर दोनों मिलती है ये पूरा। तो जापान ये क्योशो है। ठीक है, आपको तो पता ही होगा कि जापान में क्योशो होता है, फिर उसके नीचे सॉरी क्रोशियो तो सेकंड में होता है। पहला जो होता है आइलैंड उसको हकाइदो बोलते हैं, क्योशो होता है, फिर सुकारो कुछ, सुकाइदो कुछ नाम है ना, फिर नीचे
जो होता है वो क्यूशू होता है। ओके, क्यूशू होता है वो लास्ट वाला जो होता है वो क्यूशू होता है। एक हकाइदो और दूसरा होन्शो, ठीक है। ऊपर वाला जो होता है वो हकाइदो होता है, ये होन्शो होता है, ये सकाइदो कुछ होता है, और नीचे का जो होता है वो क्योशो होता है। तो क्योंकि क्योशो करंट यहाँ पे उसी के नाम पे पड़ी हुई है और ये ओइशियो है, ठीक है। तो यहाँ पे काफ़ी फेवरेबल होता है फ़िशिंग करना। सॉरी, ये वाला मैंने ऑस्ट्रेलिया को भी ले लिया, ये वाला एरिया, ठीक है। इसके अराउंड में फ़िशिंग बहुत ही ज़्यादा अच्छा खासा होता है, और ईस्टर्न नॉर्थ अमेरिका साइड में भी, ठीक है। Areas where warm and cold current meet also experience foggy weather, making it difficult for navigation. अब जहाँ पर वार्म वाटर या कोल्ड वाटर दोनों मिलता है तो इस एरिया में नेविगेशन करना काफ़ी डिफ़िकल्ट होता है, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा फॉगी एरिया बन जाता है, ठीक है। फॉगी बनेगा तो यहाँ पे आसपास आप क्या कर सकते हो, आगे जाने में आपको प्रॉब्लम होगी, क्योंकि आगे का रास्ता दिखेगा ही नहीं। ये वैसे ही बात हो गई जब आप रोड पे चल रहे हो और रोड पे चलने से बहुत सारी फॉग आ जाती है तो आपको आगे का रास्ता दिखता ही नहीं है, तो आप व्हीकल्स चला रहे हो तो मुश्किल होती है ना। तो वही सिचुएशन हो जाती है कि नेविगेशन करना डिफ़िकल्ट हो जाता है, क्योंकि वो काफ़ी जब एक दूसरे से मर्ज हो जाती है ना तो वहाँ पे फॉग हो जाता है। अब प्रेसिपिटेशन क्या होती है आपको पता है, प्रेसिपिटेशन तो बारिश होती है। ओके, वाटर साइकिल तो आपको पता था, जैसे ये ओशन की वाटर है, ये एवापोरेट होगी सन की हीट से, और सन की हीट से जब एवापोरेट होती है तो ये ऊपर चली जाएगी। आपको पता है वाटर हल्की होने से वो ऊपर चली जाती है ना। कोई भी एयर जो है वो वार्म करेंट्स होने के बाद वो ऊपर मूव करती है, लाइट बॉडी ऊपर मूव करती है। फिर क्या हो जाता है, ऊपर जाने से वहाँ का टेम्परेचर क्या हो जाता है, घट जाएगी, ठंडी हो जाएगी। घट जाने से क्या हो जाता है, फिर ये ठंडी हो जाती है, और ठंडी होती है तो वो एक क्लाउड की फॉर्मेशन में वाटर जो है वो फॉर्म हो जाती है। अब जितना उसमें मॉइस्चर आएगा, ठीक है, फिल होगी, तो वो वाटर क्या होगा, उसमें भरते रहेगा हर एक क्लाउड्स की कैपेसिटी होती है, क्यूमुलस क्लाउड, ठीक है। ये सब हम फर्दर पढ़ेंगे। तो जितनी भी कैपेसिटी होती है वो वाटर को होल्ड करेगा, और जब मान लो ये कैपेसिटी फुल हो जाती है तो फिर कभी भी किसी भी माउंटेन से अगर मान लो टकरा जाएगा, ठीक है, तो ये बारिश वहाँ पे हो जाती है। और जब बारिश होती है तो फिर से वो साइकिल शुरू हो जाएगा, फिर से वो एवापोरेट होगा, फिर वो ठंडा होने के बाद, कंडेंस होने के बाद फिर क्या होगा, वाटर क्लाउड की फॉर्म होगा, फिर उसमें मॉइस्चर भरेंगे, फिर वो जाके बाद में फिर से बारिश हो जाएगा। तो ये साइकिल जो होती है रिपीटेडली चलती रहती है हमारे नेचर में, तो इसको हम वाटर साइकिल बोलते हैं। व्हाट आर द फैक्टर्स अफेक्टिंग द हाइट ऑफ द वेव्स, कौन से फैक्टर है जो वेव्स की हाइट को ये डिटरमाइन करते हैं। आपको पता है विंड की डायरेक्शन होगी, अगर विंड जितनी ज़्यादा फोर्स में आएगा वेव उतनी ज़्यादा बढ़ेगी, अगर विंड का वेव थोड़ा स्लो है तो वो स्लो वेव्स होगी। विच फैक्टर्स अफेक्ट द मूवमेंट ऑफ ओशन वाटर, अब ओशन वाटर की कौन सी फैक्टर्स है जो अफेक्ट करता है वाटर की मूवमेंट ऑफ ओशन वाटर के मूवमेंट्स। तो आप वो याद रखना, जैसे ओशन में जो होती है ना वो मूवमेंट ऑफ वाटर्स में आपको पहले विंड बताया है ना। दूसरा आप लिख देना कि ग्रेविटेशनल पुल होती है मून और सन से, तो इससे भी ओशन वाटर का मूवमेंट जो होता है वो अफेक्ट हो जाता है। व्हाट आर द टाइड्स एंड हाउ आर दे कॉज, टाइड कैसे कॉज होती है, आई टोल्ड यू कि जब स्ट्रेट लाइन में क्या हो जाता है, सन हो जाता है, मून हो जाता है, एंड अर्थ आ जाती है, या फिर मून यहाँ आ जाएगी, है ना, यहाँ से यहाँ आ गई। तो जब स्ट्रेट लाइन में ऐसा फेनोमेना होता है तो इस तरफ क्या होता है, अर्थ मून जो है वो ग्रेविटेशनल पुल करती है, ठीक है। तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा हाई टाइड होता है, क्योंकि मून काफ़ी पास होती है अर्थ का, तो यहाँ पे हाई टाइड बहुत ज़्यादा होता है, इसको हम स्प्रिंग टाइड भी बोलते हैं। ऑलराइट, आपको ये याद रखना है, और ये न्यू मून डे और फुल मून डे में ही ये अकरेंस आपको देखने को मिलेगा। नीप टाइड में क्या होता है कि यहाँ पर आपको मून जो है, यहाँ पे आपको अर्थ दिखेगा, ये मून होगा, ये सन होगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये क्या होगा, दोनों ग्रेविटेशनल पुल करेगा, ठीक है, अर्थ को डायगोनली कर रहा है, तो फिर इसे एक एंगल भी आपको 90 डिग्री का बनते दिखेगा। तो इस समय क्या होगा कि ये काउंटर हो जाएगा, ठीक है, यहाँ से भी पुल होगा, यहाँ से पुल होगा, तो ये बैलेंस हो जाएगा, तो ये काउंटर करता है। तो इससे क्या हो जाता है कि जो टाइड होगी वो काफ़ी वीक होगी, यानी कि कम होगी, ज़्यादा हाई टाइड नहीं आपको यहाँ देखने को मिलेगा।
फिर यहाँ पे आप देखना ओशन करेंट्स क्या होते हैं, जैसे हमने अभी डिस्कस करा, ओशन करेंट जो होते हैं वो वार्म भी होते हैं और कोल्ड भी होते हैं। और जब ये मिल जाते हैं ना तो ये काफ़ी क्या होता है, फ़िशिंग के लिए बहुत अच्छा हो जाता है। यहाँ पे लोग फ़िशिंग करने के लिए आते हैं। एग्जांपल्स दे देना, जापान हो गया, जापान के साथ फिर जापान के जितने अराउंड एरिया हो गए वो हो गए। दूसरा नॉर्थ अमेरिका के ईस्टर्न साइड में क्या होती है, फ़िशिंग करना बहुत ही अच्छा हो जाता है। और अच्छा, आप यहाँ पे ये भी हाई टाइड में मेंशन कर देना कि जब भी हाई टाइड आती है ना तो फिर इट्स लाइक अ वेरी गुड एटमॉस्फेयर। ठीक है, हाई टाइड में बहुत सारे फिशेस जो होते हैं वो हाई टाइड में आ जाते हैं। और दूसरा आप ये भी मेंशन कर देना, नेविगेशन के लिए भी बहुत अच्छा होता है जब हाई टाइड होती है। दूसरा वाटर जनरेट, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है। ठीक है, डैम बना दी जाती है, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी, जिससे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगा। ओशन करेंट्स की बात हम कर रहे थे, तो ओशन करेंट्स वार्म भी होते हैं और कोल्ड भी होते हैं। ठीक है, सरफेस ऑफ दी ओशन में आपको स्ट्रीम्स जो होती हैं वो बहती दिखेंगी। ठीक है, तो वो दो तरीके की होती हैं, एक वार्म करेंट्स होती है और एक कोल्ड करेंट्स होती हैं। और जिस तरीके से ये बह रही है ना, लेफ़्ट जहाँ बह रही है उस जगह का टेम्परेचर को भी वो क्या करती है, इन्फ्लुएंस करती है। ओशन वाटर सॉल्टी है, गिव रीज़न दो आप। क्वालिटी ऑफ वाटर जो है वो डिटेरियोरेट हो रही है। ठीक है, आप ये सोच कर आंसर दो कि ओशन वाटर सॉल्टी क्यों होती है, क्योंकि इसमें सोडियम क्लोराइड होता है ना। कितने ग्राम में सोडियम क्लोराइड, फिर डेड सी के एग्जाम्पल दे देना जो इज़राइल में है। ठीक है, फिर द क्वालिटी ऑफ वाटर जो है वो क्या हो रही है, घट रही है, डिटोरिएट हो रही है। क्यों हो रही है, क्योंकि हम पोल्यूशन कर रहे हैं, सीवेज डाल रहे हैं, है ना। जितने भी एमिशंस हैं, हार्मफुल एमिशंस हम सी में डिस्पोज कर रहे हैं, तो इससे वाटर जो होती है वो क्या हो गई, पोल्यूट हो रही है। तो इससे वाटर लेवल डिटोरिएट हो रही है, ख़राब हो रही है। टिक द करेक्ट आंसर। द प्रोसेस विच वाटर कंटिन्यूली चेंजेस इट्स फॉर्म्स एंड सर्कुलेट बिटवीन ओशंस, एटमॉस्फेयर एंड लैंड। ठीक है, यहाँ पे कैसा प्रोसेस है, ये कौन सी प्रोसेस है जिसमें वाटर जो है बार बार चेंज करता है अपना फॉर्म और सर्कुलेट करते हैं बिटवीन ओशंस, एटमॉस्फेयर एंड लैंड। तो ओबियसली बच्चे ये नहीं होगा। ओशन करेंट्स में तो हमने देखा था वार्म करेंट और कोल्ड करेंट होती है। टाइड्स में तो हमने वाटर की मूवमेंट्स देखी थी, सरफेस ऑफ वाटर में कब ये सबसे ज़्यादा हो जाता है, सबसे घट जाता है, जिसमें मून एंड सन का क्या होता है, ग्रेविटेशनल पुल का रोल होता है। वाटर साइकिल में क्या होता है, वाटर की फॉर्म बदल जाती है ना। वाटर की फॉर्म कैसे बदलेगी, ओशन में ये पानी रहता है, जब ये कंडेंस हो जाता है तो ये क्या होता है, तो क्लाउड के फॉर्म में हो जाता है, फिर क्या हो जाता है, ये बारिश में बदल जाता है। तो इसमें वाटर की क्या फॉर्म बदल रही है। तो यहाँ पे यही पूछ रहा है कि वाटर कंटिन्यूसली बार बार अपने फॉर्म को बदल रहा है और सर्कुलेट हो रहा है, ओशन से एटमॉस्फेयर जा रहा है, फिर लैंड में जा रहा है। ठीक है, एटमॉस्फेयर पहले ओशन में गया, फिर एटमॉस्फेयर में गया, फिर एटमॉस्फेयर के बाद फिर लैंड में गया। तो वाटर का क्या हो रहा है, फॉर्म बदल रहे हैं, तो ये वाटर साइकिल हो जाएगा। जनरली यहाँ पे जो वार्म ओशन करेंट्स होती है वो जनरेट कहाँ पे होगी, तो वो इक्वेटर से होती है। ठीक है, इक्वेटर के सामने जितनी भी अगर करंट फ्लो हो रही है दैट मीन्स वहाँ पे आपको वार्म करेंट्स मिलेंगे। रिदमिक राइज एंड फॉल ऑफ द ओशन वाटर ट्वाइस इन अ डे इज़ कॉल्ड, इसको हम टाइड बोलते हैं। ठीक है, आपको अगर बहुत बार बार दिखेगा ना रिदमिक वेव्स, ठीक है, बार बार ओशन की जो वाटर है वो 2 दिन में फिर ये हो रही है, राइज़ हो रही है, फिर एक दिन में 2 बार राइज़ होगी फिर कम होगी। ठीक है, तो ये वाला जो पैटर्न है रिदमिकली होता है, तो इसको हम टाइड बोलते हैं, जिसमें एक स्प्रिंग टाइड आता है और एक नीप टाइड आता है। मैच द फॉलोइंग, कैस्पियन सी, टाइड, सुनामी, ओशन करेंट्स। तो आपको याद रखना है जो ओशन करेंट्स होते हैं, सुनामी। ठीक है, तो सुनामी जो है ये हो जाएगा, स्ट्रॉन्ग सिज्मिक वेव्स हो जाएंगे। ठीक है, और कैस्पियन सी एक लार्जेस्ट लेक है, ये याद रखना है आपको। टाइड जो है पीरियोडिक राइज एंड फॉल ऑफ वाटर, स्ट्रीम्स ऑफ वाटर मूविंग इन द डेफिनाइट पैथ्स, ये हो जाएगा ये। ठीक है, ओशन करेंट्स हो जाएगी, स्ट्रीम्स ऑफ वाटर मूविंग अलोंग डेफिनाइट पैथ्स। टाइड जो हो जाएगा वो यही हो जाएगा, पीरियोडिक राइज एंड फॉल ऑफ वाटर। यहाँ पे वाटर साइकिल का कोई अपना पार्टनर नहीं है। ठीक है, तो ये किसी का भी ऑप्शन नहीं होगा, ये इसका आंसर हो जाएगा। आपको एक डिटेक्टिव बनना है। ठीक है, यहाँ पे एग्जाम्पल और आंसर दिया हुआ है, आप इसको करना। लास्टली ये चैप्टर कंप्लीट हो जाता है।
आई होप आपने इतनी इन्जॉय की होगी ये चैप्टर पढ़ने में जितना मैंने इन्जॉय किया होगा। लास्टली मैं बस यहाँ पे थोड़ा सा बहुत आपको बता देती हूँ वार्म करेंट्स एंड कोल्ड करेंट, क्योंकि एग्ज़ाम में काफ़ी पूछी जाती है और आपको ये कुछ इंपॉर्टेंट करेंट्स का नाम पता होना चाहिए। ठीक है, तो आप यहाँ पे गल्फ स्ट्रीम हमने पढ़ा था। गल्फ स्ट्रीम जो होता है वे वार्म ओशन करेंट्स हैं। दूसरा आपको याद रखना है बेंगोला। ठीक है, बेंगोला जो होती है वो कोल्ड करेंट्स होती है। पहले हम बात करते हैं वार्म करेंट्स की ओनली। तो गल्फ जो स्ट्रीम जो होती है वो वार्म करेंट्स हो गए, ऑलराइट। फिर गल्फ स्ट्रीम के बाद फिर अलास्का करंट, ये भी वार्म करेंट्स हो गए। नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट वार्म करंट हो गई। फिर यहाँ पे ब्राज़ीलियन करंट जो है वो भी वार्म करेंट्स हैं। और नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट, ये भी वार्म करंट है। ओगलहास, ठीक है, ओगलहास जो है ये भी करंट क्या है, वार्म करंट है। क्योशो भी वार्म करंट है। फिर ओयाशियो करंट जो है ये भी क्या है, वार्म करंट है। ओके, साउथ इक्वेटोरियल करंट वार्म करंट। फाल्कलैंड करंट जो होती है वो कोल्ड होती है। कैनरीज भी क्या होती है, कोल्ड होती है। लेब्राडोर भी कोल्ड होती है। वेस्ट विंड ड्रिफ्ट कोल्ड होती है। हम्बोल्ट इंपॉर्टेंट